जरा सोचो क्या होगा अगर औरतों से भरे एक जहाज पर हमला करके उन्हें एक ऐसे आइलैंड पर बंदी बना लिया जाए जिसके बारे में कोई ना जानता हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत सिंगापुर के एक होटल से होती है जहां कुछ फौजी अपनी बीवियों के साथ डांस कर रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे कि अचानक बाहर से जोरदार धमाकों की आवाज आती है और एक आदमी अंदर आकर पार्टी रोक देता है और सबको बताता है कि जापानी फौजी बॉर्डर पार कर चुके हैं और किसी भी वक्त यहाँ हमला कर सकते हैं। जल्दी से सभी औरतों और बच्चों को एक समुद्री जहाज में बिठाया गया जो इनको एक सिक्योर प्लेस पर ले जाएगा। इसी दौरान सभी आदमी जापानी फौजियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। सब फौजियों ने अपने घर वालों को अलविदा किया और सभी औरतें जल्दी से एक शिप में बैठ गईं। वहां सभी को अपनी सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट्स दी जाती हैं। रात तो खैर आराम से गुजर गई, लेकिन सुबह होते ही जापान के फाइटर जेट्स ने उनकी शिप पर मिसाइल गिरा दिए। मिसाइल गिरने से जहाज पर काफी अफरा तफरी मच गई, जिससे काफी औरतें और बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। बचे कुछ लोग एक लाइफ बोट पर बैठकर पास के आइलैंड पर चले गए, लेकिन रोजमेरी, सुजैन और एड्रिन नाम की 3 औरतें पानी में ही रह गईं। वो तीनों बेचारी सारा दिन तैरती रहीं और आखिरकार पास के एक आइलैंड पर पहुंची। फिर उन्होंने एक घना जंगल पार किया और अब वो पूरी तरह से थक चुकी थीं। यहाँ सबसे पहले उनकी नजर जापानी फौजियों पर पड़ती है जो साइकिल पर जा रहे थे। तभी जापानी फौज के कैप्टन तनाका ने उनको लिफ्ट दे दी। इसी रास्ते में एड्रिन ने कैप्टन से कहा कि उन्होंने औरतों और बच्चों के जहाज पर हमला कर अच्छा नहीं किया। जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक वार में औरतों और बच्चों पर हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन कैप्टन ने जवाब दिया कि जापान ने तो कभी जेनेवा कन्वेंशन पर साइन ही नहीं किया। जब वो तीनों एक शहर में उतर गईं, तो अचानक एक जापानी फौजी ने रोजमेरी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। फिर वो तीनों को घसीटकर लोगों के बीच में ले गया, तो उन्हें पता चला कि जो औरतें और बच्चे लाइफ बोट में बच गए थे उन्हें जापानी फौजी बंदी बनाकर यहाँ ले आए थे। यहीं सुजैन ने अपनी नर्स सहेलियों को देखा। अपनी साथी सहेलियों को वहाँ जिंदा देखकर सुजैन बहुत खुश हुई। इसके बाद जापानी फौजी उन सबको कैदियों की बेस पर ले गए जहाँ कई कंट्रीज के कैदी मौजूद थे। अगली सुबह सब फौजियों ने सारे कैदियों को उठाया और उन पर जुल्म करने लगे। फौज के कर्नल ने कहा कि अब वो सभी जापानी सरकार के कैदी हैं और इन्हें अब इनकी मर्जी के हिसाब से रहना होगा। तभी एक औरत ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जापानी फौजियों ने उसे पकड़कर बहुत पीटा। इसी दौरान फौजियों ने उन्हें जापानी झंडे के सामने सर झुकाने को भी कहा। कुछ ही देर बाद एक ट्रक वहां पहुंचा जिसमें जापानी फौजियों का बचा कुचा खाना था और उनको वो खाना मजबूरन खाना पड़ा। इसके बाद सभी औरतें एक दूसरे से बातें करने लगी। उन्होंने देखा कि वहाँ कई मुल्कों से औरतें मौजूद थीं। नाश्ता करने के बाद उन सब से पूरा दिन खेतों में काम करवाया जाता। वहाँ औरतों के लिए टॉयलेट तक की सहूलत मौजूद न थी। कोई जितना भी क्यों न थक जाए, लेकिन उन्हें वहाँ आराम करने की इजाजत न थी। हर रोज उन्हें जापानी फौजियों के नहाने के लिए वहाँ पानी लाना होता था। उस वक्त वो फौजी बिना कपड़ों के, बगैर किसी शर्म के उनके सामने घूमते रहते थे। उन सब औरतों के लिए काम बहुत मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में उन्हें ये सब करना पड़ता था। इनमें से एक औरत ने ये अफवाह फैला दी कि पहाड़ की दूसरी तरफ आदमियों को बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन किसी ने उन पर यकीन न किया। हालांकि रोजमेरी को लगा कि हो सकता है कि उसका हस्बैंड भी उस तरफ मौजूद हो। कुछ ही महीनों बाद सारे कैदियों के बीच मलेरिया फैल गया। उनमें से कुछ तो मर गई और कुछ पूरी तरह से बेड रेस्ट पर आ गईं। उनमें से सबसे बुरी औरत मिस रॉबर्ट को भी मलेरिया हो गया। वो जहाज पर हुए हमले के बाद भी अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को लेकर आई थी, लेकिन कैंप में मौजूद कुछ औरतें दुआ कर रही थी कि काश मिस रॉबर्ट मर जाए ताकि वो उसके कुत्ते को मारकर उसे खा सकें। इससे पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इतने सारे लोगों के बीमार होने की वजह से वहाँ दवाइयों की शॉर्टेज हो गई थी, इसलिए औरतों को अपने झुमके देकर दवाई लेने की तरकीब सोची। इस काम के लिए विंग नाम की एक चाइनीज औरत को तैयार किया गया। वो रात के अंधेरे में कैंप से भागकर दवाई लाने में कामयाब हो गई, लेकिन उसी वक्त कुछ गार्ड्स को उसके भागने की भनक लग गई। लेकिन आखिरकार वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर झोंपड़ी में वापस आ गई। उन्होंने मिस रॉबर्ट को वो दवा दी जिससे उसे काफी आराम मिला, लेकिन बदकिस्मती से अगली सुबह कैप्टन तनाका को सारे मामले की खबर लग जाती है। वो विंग को खींचकर सबके सामने ले आया और उसे वहीं पर जिंदा जला दिया। इसे जलता देखकर बाकी औरतें तो बुरी तरह से डर गईं। उस शाम एड्रिन एक धुन गुनगुना रही थी तो डेजी नाम की एक औरत ने उसके साथ गुनगुनाना शुरू कर दिया। संगीत को लेकर उनमें काफी गहरी दोस्ती हो गई और दोनों ने मिलकर बाकी कैदियों के एंटरटेनमेंट के लिए ऑर्केस्ट्रा शुरू करने का फैसला किया। वो दोनों मिलकर किताब में गाना लिखा करती थीं, तो दूसरी औरतें उन्हें मना किया करती थीं। अगली सुबह एड्रिन और डेजी ने ऑर्केस्ट्रा की पहली प्रैक्टिस शुरू की तो फौजी उन्होंने आकर पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ किसी को भी गाना बजाने की इजाजत न थी। लेकिन वो औरतें भी हार मानने वाली न थीं। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बना लिया और छुपकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने काफी गाने तैयार कर लिए। एक दिन अचानक सर्जन उनकी झोंपड़ी में घुस आया और डेजी को एक कागज दिया जिस पर कई लड़कियों के नाम लिखे थे। फौजी उन सबको पकड़कर साथ ले गए। वो सब एक बंगले में पहुंचे जहाँ कई जापानी अफसर रहते थे। वहाँ एक आदमी ने उन्हें समझाया कि उनको अपनी जिंदगी बेहतर करने का एक मौका दिया जा रहा है, कि अगर वो फौजी अफसरों की राखेल बनकर रहेंगी तो उनको ऐशो आराम के लिए तमाम सहूलतें दी जाएंगी। ये सुनकर कुछ औरतें गुस्सा में आ गईं और कुछ
उस मौके का फायदा उठाते हुए मान गई। अब कई महीने गुजर चुके थे लेकिन जंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और वक्त के साथ साथ कैंप में कई औरतों की मौत भी हो गई थी। एड्रिन ने सुजैन और उसकी सहेलियों को उनके ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने को कहा। एक दिन सुजैन ने डॉक्टर वास्तक को एक लाश के मुंह से सोने का दांत निकालते देखा तो उसे लगा कि डॉक्टर इतनी गिर चुकी है कि लाशों को भी नहीं छोड़ रही। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो डॉक्टर जापानी फौजियों को सोना देकर दवाइयों का इंतजाम करती थी। डॉक्टर ने सुजैन से भी ये काम सीखने को कहा कि अगर वो कल को मारी जाए तो कोई तो हो जो कैदियों की जान बचा सके। एक रात एड्रिन झोंपड़ी से बाहर निकली तो उसे एक फौजी ने पीछे से पकड़ लिया। वो शराब के नशे में एड्रिन का फायदा उठाना चाहता था लेकिन एड्रिन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे पीछे धक्का दे दिया। तभी दूसरे फौजी भी आ गए और एड्रिन पर एक फौजी पर हमला करने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन जब एड्रिन ने कैप्टन तनाको को सच बताने की कोशिश की तो उस फौजी ने उसे धक्का देकर लाते मारना शुरू कर देंगे। उधर बाकी तमाम औरतें एड्रिन को रिहा करने के लिए कर्नल के ऑफिस में जाकर उनसे गुजारिश करने लगी। उन्होंने कैप्टन तनाका को कहा कि जब गलती फौजी की है तो उसकी सजा एड्रिन को क्यों दी जा रही है। पहले तो वो ना माना लेकिन औरतों के बारहा कहने पर उसने एड्रिन को छोड़ दिया। एड्रिन की रिहाई की खुशी में औरतों ने ऑर्केस्ट्रा का पहला शो किया। उन फौजियों को ऑर्केस्ट्रा रोकने के ऑर्डर हुए लेकिन वो म्यूजिक में इतना खो गए कि ऑर्डर भूल गए और आखिर में कुछ ऑफिसर्स ने उनके लिए तालियां भी बजाई। कुछ दिनों बाद सब कैदियों को इकट्ठा करके बताया गया कि जंग में जापान जीत रहा है और अब तो ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ हाथ मिलाना चाहता है। ये सुनते ही सुजैन के मुंह से गाली निकल गई। कैप्टन तनाका ने उसे सुन लिया। उसने सुजैन को बुलाकर फौजियों से कहकर उसे जकड़ दिया कि अगर वो थोड़ा सा भी हिली तो उसकी मौत पक्की है। सुजैन तेज धूप में बिना पानी के कई घंटों तक वैसे ही बैठी रही। फौजियों ने किसी को भी उसकी मदद करने न दी। पूरे 24 घंटे गुजरने के बाद कैप्टन उसके पास आया और उसके जिंदा रहने की उम्मीद देखकर काफी इम्प्रेस हुआ और उसे छोड़ दिया। अब तो हर रात वो औरतें कर्नल और सर्जेंट्स के लिए ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करती थी और इतने दिन से लगातार सुनकर वो भी उनके फैन हो गए थे। इन औरतों को वहाँ आए हुए 2 साल गुजर चुके थे। एक दिन सबको एक अलग जगह पर ले जाया गया जहाँ और भी कम सहूलतें थी। दरअसल सच तो ये था जापान जंग में हार रहा था और अब उनके पास अपने फौजियों को खाना खिलाने के लिए कुछ न बचा था। दूसरी जगह जाते हुए रोजमेरी की नजर उन कैदियों पर पड़ी जिनको फौजी बंदी बनाकर ला रहे थे। उनमें से एक उसका हस्बैंड भी था जिसे देखकर वो हैरान रह गई। उसे पता था कि अब उसके हस्बैंड को मार दिया जाएगा। वो पूरे रास्ते रोती हुई गई क्योंकि वो अब जानती थी कि अब वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी। नई जगह पर उन्हें टूटे हुए घरों में बिना गद्दे के रहना पड़ा जहाँ खाने पीने के लिए बहुत कम राशन आता था। इसलिए उन औरतों को जंगली सांप और जानवर खाकर गुजारा करना पड़ता। इस हालत में बहुत सी औरतें बीमार हो गईं। अपने हस्बैंड की मौत के बारे में सोचकर रोजमेरी के जीने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात बस रोती रहती थी और कुछ दिन बाद वो चल बसी। उनकी झोंपड़ी के साथ वाला खेत अब कब्रिस्तान बन चुका था। आखिर में बस गिने चुने लोग ही बच पाए थे और आखिरकार 24 अगस्त 1945 को कर्नल ने सबको आकर बताया कि जंग अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद सभी जापानी फौजी उनको आजाद करके वहां से चले गए और सभी औरतों ने खुशी से झूमकर नाचना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक सच्ची कहानी है और इन सब ने घर पहुंचने के बाद भी मरते दम तक अपनी सहेलियों से रिश्ता बनाए रखा। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।